नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र करनाल। आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे ज्योतिषाचार्य के पास में और उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या ज्योतिष ढोंग है या वह है विज्ञान। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इतना ज्योतिष विद्या होने के बावजूद भी लोगों के घर और रिश्ते क्यों टूटते हैं, उन पर भी आज थोड़ा सा हम चर्चा करने का विषय बनाएंगे। और आप लोगों के बीच हम पहुंचे हैं राजेश पाल जी के पास में, चलते हैं और उनसे बातचीत करना चाहते हैं। राजेश जी नमस्कार। नमस्कार, सर्वेभ्यो नमो नमः। राजेंद्र राजेश जी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, राजेश जी, ज्योतिष में लोग जो है काफ़ी श्रद्धा रखते हैं और ज्योतिष कहते हैं कि ज्योतिष एक स्टिक जो है हर काम में एक रिजल्ट निकालती है, लेकिन आज भी लोगों के रिश्ते क्यों टूटते हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा कि ज्योतिष विज्ञान है या एक है ढोंग। जी ज्योतिष को यदि अपने शास्त्रों के अनुकूल किया जाए, अनुसार किया जाए, तो ये वास्तव में ढोंग नहीं है। लेकिन एक अध्ययन मांगता है। अध्ययन भी इतना मांगता है कि जितना एमबीबीएस एक डॉक्टर तैयार हमें करना है, तो उतना ही अध्ययन ज्योतिष भी मांगता है। आज अध्ययन की कमी है, इसीलिए ये अधूरी विद्या लेकर के जो ज्योतिष किया जा रहा है, तो वो ढोंग तब बन रहा है। अध्ययन किसको करना चाहिए? अध्ययन ज्योतिष को करना चाहिए या एक आम आदमी जो ज्योतिष के पास पहुंचता है? ज्योतिषविद है, जी वो अध्ययन के बाद में, अध्ययन करने के बाद में, ज्योतिष पढ़ने के बाद में, अपने शास्त्रों को पढ़ने के बाद में, तब देखें। अधकचरी विद्या लेकर के नहीं करना चाहिए। अधकचरी विद्या दहे, चिंतन दहे शरीर। उसी तरीके से यदि हम अधकचरी विद्या लेकर के ज्योतिष करेंगे, तो वास्तव में हम अपने आप भी बदनाम होंगे। क्योंकि ज्योतिष एक इतना बड़ा विज्ञान है कि ये फर्ज से ऊपर उठा देता है और ऊपर से धरती में भी उतार देता है। तो ये एक ऐसा विज्ञान है, इसको कभी भी अधकचरी विद्या लेकर के नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन आम आदमी जो होता है उसको तो इस चीज़ के बारे में मालूमात नहीं होती, और आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह शहरों में बोर्ड लगे होते हैं कि अपने दुखों का निवारण करने के लिए आप हमसे संपर्क करें। और जब कोई आदमी उनके पास में पहुंचता है तो उसके बावजूद वो पैसा भी दे के आता है, लेकिन जो है फिर भी उसके कष्ट दूर नहीं होते हैं। ऐसे में क्या किया जाए, क्या रास्ता निकल सकता है? जो लोग ज्योतिष के पास जा रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरह का इंसान है, क्या करना चाहता है ज्योतिष के अंदर। आप देख रहे हैं आज तोता पकड़ करके तोता भी ज्योतिष कर रहा है। क्या चौराहे के ऊपर बैठ करके ज्योतिष हो सकती है क्या? इन लोगों से वास्तव में सावधान रहें, जो बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं कि हम एक ही रात में कुछ का कुछ कर देंगे, और पता नहीं क्या क्या नारे लिखते हैं कि एक ही रात में प्रेम का अपना जादू दे के। ऐसा कोई भी बात ज्योतिष के अंदर नहीं है। ज्योतिष सिर्फ रास्ता बता सकती है आपको, लेकिन करना आपको है। जी तो ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जो आपको अपने भविष्य, वर्तमान और भूतकाल का अध्ययन कराए, और वही एक विद्वान बता सकता है। यदि कोई आपको ढोंग बता रहा है, बिल्कुल अनगरल कह रहा है कि मेरे तोते ने आपको ये कह दिया, ये होगा, तो ये ज्योतिष नहीं है। इन लोगों ने वास्तव में ज्योतिष को बहुत ही घाटे में पहुंचाया है। और क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी ज्योतिष को मुगल कालीन शासक के समय इसकी पुस्तकों का भी कोई वो नहीं था, क्योंकि ये वेदों का 6वां अंग है। तो और वेदों की आंखें हैं। इसको यदि पढ़ लिया जाए, पढ़ा लिया जाए, तो एक सतयुग वाली बात हो जाती है। यदि सतयुग में आपको प्रवेश करना होगा तो ज्योतिष पढ़नी होगी, क्योंकि ज्योतिष वर्तमान भविष्य, जब तक हमें नहीं पता होगा कि हम क्या हैं, क्या थे, क्या होंगे अभी, तब तक हम अपने आप को नहीं पहचान सकते। हम कल क्या होंगे ये सिर्फ ज्योतिष बता सकता है। हम कल क्या थे ये सिर्फ ज्योतिष बता सकता है, और कोई हमारे पास ऐसा एक्सरा नहीं है। हाँ, जैसा कि आपने बताया कि नए मुल्लाओं से सावधान, नए मौलवियों से सावधान।
नए तांत्रिकों से सावधान, नए ज्योतिषों से सावधान। कैसे होंगे? यदि आपको उनके बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने अध्ययन कहाँ किया है, इन्होंने क्या किया है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं बता देना चाहता हूं, ज्योतिष एक गणित है। आज एक भी दिन पुस्तक उठा करके नहीं देखी कि मेरी ऊपर माता का साया है, मैं पूरा का पूरा भविष्य आपको ज्ञान करता हूं। तो हमारा इस विषय पे यही कहना है कि ऐसे लोगों से सावधान भी रहें और अपने आप को देखें कि हम कभी कभी आपने देखा होगा ज्योतिष बहुत सारे ऐसे होते हैं कि घोषणा कर देते हैं कि जी इस समय इसके बाद में इसकी सरकार आएगी, आपने देखा भी होगा। लेकिन जब वो सरकार नहीं आती है तो फिर ज्योतिष कहते हैं कि जी कहीं हमारी विद्या में कमी रह गई, और अगर वो हो जाती है तो ज्योतिष ये कहता है कि जी देखिए जो मैंने घोषणा की थी वो पूरी हो गई। तो ऐसे में क्या रास्ता सही होता है, इस ठीक विवरण और जो उसका सारांश है कैसे निकल सकता है? देखिए, यदि आप सरकार की बात करें, ज्योतिष में ये कैलकुलेशन हमें करके देनी है कि तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। हमने यदि देख लिया कि किसी पार्टी की, किसी सत्ता की, किसी विशेष व्यक्ति की आपने कुंडली लगाई और हमने कह दिया कि उसके ग्रह अच्छे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी पार्टी का जो नेता है, जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, तो हमें तुलनात्मक अध्ययन करना बहुत जरूरी है ज्योतिष के अंदर। ऐसा नहीं है कि एक की कुंडली देख ली, एक की कुंडली नहीं देखी। अभी यदि हम सटीक भविष्यवाणी करें, मान लो इसमें ज्योतिष के अंदर परसेंटेज होती है, उस परसेंटेज को ही निकालना, जितना होशियार इंसान होगा, जो जितना होशियार ज्योतिषविद होगा, वही इस तुलनात्मक अध्ययन को कर सकता है। हो सकता है कि जो एक पार्टी का जो मुखिया है उसमें 45% योग हों और दूसरे में 60% योग हों। उसको क्यों भूल रहे हैं? हमने एक ही कुंडली देखी, हाँ प्रधान योग हैं, राजयोग दोनों की कुंडली में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे योग किसकी कुंडली में बने हुए हैं? किसी की में एक योग बनता है, किसी की में 2, किसी की में 3, किसी की में 4, किसी की में 5। ये जिन लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया है, जितनी पार्टियां हैं सभी के मुखियाओं की कुंडली हम लगाए, तब हम बिल्कुल भविष्यवाणी, सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। अच्छा, ज्योतिष विद्या में सूर्य और चंद्र और तारे की क्या भूमिका होती है? सूर्य एक केंद्र बिंदु है जी। इसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा वैसे तो उपग्रह है, लेकिन ज्योतिष के अंदर ग्रह मान लिया गया, क्योंकि पृथ्वी के बहुत नजदीक है और हम पृथ्वी पर रहते हैं, इसका असर होता है, इसलिए ग्रह की कैटेगरी में रख दिया गया है। सभी ग्रह चक्कर काट रहे हैं। और जो तारे का बताया गया है, कुछ तारे उसमें नक्षत्र हैं और तारे नक्षत्र होते हैं। हाँ, नक्षत्र होते हैं, नक्षत्रों का अपना स्थान है। नक्षत्रों में किस तरीके का प्रभाव पड़ता है? नक्षत्रों का तो नक्षत्र भी अपना अलग अलग प्रभाव डालते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का 1-2 नक्षत्र के बारे में मैं बता देता हूं जी। जैसे रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र के बच्चा बड़ी बड़ी आंखें होगी। भगवान श्री कृष्ण जी इसी नक्षत्र में पैदा हुए थे। जो सतभिका नक्षत्र में पैदा होते हैं बच्चे, राहु का नक्षत्र है, ये सबसे खराब भी मानते हैं, क्योंकि इसमें जन्मे बच्चे को ज्ञान बहुत होता है और ऐसे बच्चे उग्रवाद की तरफ भी बढ़ जाते हैं यदि उनका ज्ञान ना लिया जाए। और एक विशेष टावर इनके पास होता है, एक विशेष ज्ञान, एक विशेष सलाहकार ऐसे बच्चे बन सकते हैं। और यदि इनको दिमाग दूसरी तरफ लग जाए तो एक बहुत बड़े उग्रवादी की तरफ भी बढ़ सकते हैं। आम आदमी में अच्छे आचार विचार गुण और उसकी एक अच्छी मानसिकता पैदा हो, उसको किस गुण में माना जाएगा? यदि हम ऐसा बच्चा पैदा करने चाहते हैं कि सर्वगुण संपन्न हो, तो हमारे शास्त्रों में 16 संस्कार दिए गए हैं। वो किस गर्भधारण से लेकर के और मोक्ष तक के संस्कार हैं। ये हमें यदि समय समय पर करते रहे तो एक अच्छी संतान अपने लिए भी और एक देश के लिए भी, एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं तो हमें 16 के 16 संस्कार करने चाहिए। मेरे एक सवाल और है, बच्चों पर भी कभी कभी विपत्ता आ जाती है
कई नौजवानों पर विपत्ता आ जाती है, कुछ महिलाओं पर विपत्ता आ जाती है, कुछ बड़े लोगों पे विपत्ता आती है, कुछ बुजुर्ग लोगों पे विपत्ता आती है। तो क्या उसका भी कोई अलग अलग नक्षत्र का या किसी ग्रह का प्रभाव पड़ता है? देखिए, शनि वैसे तो पृथ्वी से बहुत दूर हैं, लेकिन ये इतने इफेक्टेड हैं कि इनको निर्णायक ग्रह मान लिया जाता है। इनकी साढ़सती ये आई रखी रहती है। ये हमारे कर्मों के निर्णय करने के लिए आते हैं, जल्दी जल्दी आते हैं, कभी साढ़सती के रूप में, कभी प्रत्यंत्र के रूप में, कभी विश्वंतरी के रूप में, कभी अंतर्दशा के रूप में, तो कभी ढैया के रूप में। तो जब ये आते हैं तो वास्तव में जिन्होंने अपने कर्म खराब किए हुए हैं, सबसे ज्यादा शनि के रूल फॉलो करेंगे। शनि महाराज देने के लिए भी बहुत कुछ आते हैं और लेने के लिए भी बहुत कुछ आते हैं। तो अधिकतर जो विपत्ति का समय है, शनि महाराज ही लेकर के विपत्ति आते हैं और शनि महाराज ही लेकर के जाते हैं। इसीलिए हमें अच्छे कर्म करें, अच्छे अपने आप को पॉजिटिव रखें। पॉजिटिव रखने के कुछ तरीके हैं। अपने आप को पूजा में लगाएं। अपने आप को पॉजिटिव रखने का तरीका है योगा करें या भजन करें या उनकी भक्ति। ये सब जो हैं ग्रहों को, ईश्वर के साथ साथ में ग्रहों को भी मजबूत करना करेंगे। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट असर जो है ग्रह यदि आप सही कर लेंगे तो ग्रह ही आपको ईश्वर तक मिलाने का कैपेसिटी रखते हैं। एक आदमी पे कितने दिनों तक साढ़े साती चलती है? 7.5 साल के लिए आती है। 7.5 साल के लिए? हाँ, वैसे 7.5 साल के लिए, लेकिन क्योंकि ग्रह शनि महाराज वक्री भी हो जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे 7.5 साल ही कैलकुलेट करेंगे, ऊपर भी चल जाती है थोड़े बहुत दिन। क्या ये सभी राशियों पर आती है या एक ही राशि पे ज्यादातर साढ़े साती रहती है? नहीं, एक राशि में जो ग्रह है 2.5 साल रहता है। 2.5 साल? हाँ, 2.5 साल। तो जब एक जगह शनि महाराज आता है तो 5 राशियों को प्रभावित करता है। 3 राशियों को चंद्रमा से जब शनि गोचर करता हुआ, गोचर यानी कि भ्रमण करता हुआ, उससे पिछली राशि में आ जाता है तो साढ़सती स्टार्ट हो जाती है। जब उसी राशि में आता है तो दूसरी साढ़सती स्टार्ट हो जाती है, और यदि इस अगली में चला जाए तो तीसरी साढ़सती हो जाती है। 2.5 साल की साढ़सती चलती है। इसके अलावा अब शनि महाराज जो हैं चंद्रमा से 8वें में लगा लें और चौथे भाव में, तो उनके पर ढैया होती है। लेकिन जैसे अभी आप बता रहे हैं कि एक आदमी पर 7.5 साल रहती है, तो अभी आप ये भी कह रहे हैं कि 2.5 साल के लिए 2.5 साल की ढैया होती है। 2.5 साल की ढैया होती है। हाँ, ये 5 तो राशि प्रभावित होती है। 2 राशियां तो ढैया से प्रभावित होती है और ये 3 राशियां साढ़सती से। साढ़सती के भी 3 भाग कर दिए गए हैं, क्योंकि एक राशि में 2.5 साल रहता है। तो 2.5 5 और 2.5 7.5। ये 7.5 साल 3 राशियों में जब होकर के गुजरती है, जब राशि परिवर्तन करता है तो दूसरी पे आ जाती है, पिछली को छोड़ देता है। ये 3 शनि की साढ़सती जो है शरीर को अपने शरीर से बता सकते हैं हम कि कौन सी राशि पे चल रही है। यदि पहली साढ़सती का है, चढ़ती साढ़सती है, तो गले तक, यहाँ तक हिस्से को प्रभावित करेगी, और दूसरी साढ़सती यहाँ तक के हार्ट अटैक, ये पेट का ये तकलीफ है। पहली साढ़सती आंखों को खराब कर देगी, बाल उड़ा देगी और ये कर देगी, और तीसरी साढ़सती जो उतरती साढ़सती है पैर तोड़ करके चली जाएगी यदि हम नहीं सुधरते हैं। तो ये हमारे सुधरने के ऊपर निर्भर करता है। शनि के हम रूल कितने तोड़ रहे हैं, शनि के नियम हम यदि पूरे नियम हम उनको करें तो शनि महाराज कभी भी नुकसान नहीं देते। जितना लेते हैं उतना देते हैं, और जितना देते हैं उससे कई गुना ले भी लेते हैं। इससे बचाव के क्या उपाय हैं? इससे बचाव के, देखिए, जब भी शनि की साढ़सती आएगी या ढैया आएगी, शनि का इफेक्ट आएगा, तो हमारे शरीर की ऑक्सीजन में गड़बड़ाहट आ जाएगी। वैज्ञानिक रूप से हम देखें तो हमारी ऑक्सीजन में डिफेक्ट होगा, दर्द करेंगे वही। और एक हमारा नियम है कि जब भी हमारे शरीर के अंदर जिस भाग में ऑक्सीजन नहीं जाती है
उसी में दर्द स्टार्ट होता है। ये मैं सभी दर्शकों को आपके कह देना चाहता हूं कि शरीर का एड़ी से चोटी तक यदि ऑक्सीजन की कमी है, यानी कि अगर जिस जगह पर ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो वहां पर दर्द महसूस हो दर्द महसूस होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये इफेक्ट होते हैं इसके शरीर पर। जब इफेक्ट होने शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये समझ लेना कि कहीं ढैया या साढ़े सती का असर हमारे ऊपर है। तो हम शनि के उपाय बताते हैं। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, 4 प्रकार के उपाय शनि महाराज के। यह किसी की उंगली में कुंडली में अकारक है तो उसका डोनेट बताते हैं, दान बताते हैं, दान करना चाहिए। यदि उनका योगा कारक या इष्ट है, उनके मंत्रों का जाप जो भी मांग रहा है, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि से यज हवन उनके मंत्रों का, और दूसरा पृथ्वी, पृथ्वी की चीजें उनका रतन धारण करना, या पृथ्वी से उगी चीजें शनि की ग्रहण करनी। तीसरी जो चीज होती है अग्नि, पृथ्वी, वायु मंत्र का जाप करना, उसके चालीसा पढ़ना। वायु, जल, जल के उपाय उसके बूटे में, पेड़ में जल देना या जल में उसकी चीजें प्रभावित करना, बहाना, ये सारी चीजें हैं। और ऑक्सीजन की कमी आती है तो पीपल के नीचे पर्याप्त ऑक्सीजन होती है, उसके पास में दीपक वगैरह या जल जो भी उसका बैठता है तो वो उपाय बताते हैं। और वहां से ऑक्सीजन शाम के टाइम हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जाइएगा उस समय पर, निश्चित रूप से। अच्छा ज्योतिष जी, एक चीज और बताएं कि बहुत सारे लोग जो ज्योतिष के माध्यम से सारे उपाय भी करते हैं, यानी कि अगर आपने पूजा कही या कुछ और भी जो भी आपने अपनी बातें बताई उसको वो पूरा कराए, फिर भी उसके बाद में कष्ट रहता है, तो ऐसे में किस तरीके का आम आदमी को जो है उससे राहत मिल सकती है? क्या ऐसा कहीं पर ज्योतिष की कमी रह जाती है या आम आदमी के? देखिए, आज हमारे ज्योतिष के अंदर रिसर्च की कमी है। हम ये देख रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि पढ़ने के बाद में शास्त्रों के अनुरूप हम उपाय नहीं बताते, बिना पढ़े ही उपाय बता रहे हैं। नए नए उपाय हम इजाद कर देते हैं और वही उनको बता देते हैं। एक दो बार देख लिया, पूरी अच्छा रिसर्च करने के बाद में जिस तरीके से एमबीबीएस या इंजीनियरिंग पढ़ाई जाए एक कॉलेज के माध्यम से, जिस तरीके से आज हम उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में करा रहे हैं, हमारा भी सपना है कि हम अपने छात्रों को तैयार करके, क्योंकि 3 महीने का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान करा रहे हैं। इसका हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करते हैं इस बात को लेकर के, क्योंकि उन्होंने सरकारी रूप से पहला कोर्स स्टार्ट उत्तर प्रदेश में किया है। और सब प्रदेश उत्तर प्रदेश की तरफ को देख भी रहे हैं कि ये जो शिक्षक पैदा होंगे ये क्या करेंगे आगे जा करके। हो सकता है भविष्य में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, हमारी भी आशा है, हम भी इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान भविष्य में एक यूनिवर्सिटी का रूप धारण करे। और एक जिस तरह एमबीबीएस या एमडी कराया जाता है, डॉक्टर तैयार किया जाता है, इंजीनियर तैयार किया जाता है, उसी तरह आज ज्योतिष पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आज मैं कोई उपाय बता रहा हूँ, दूसरा कोई उपाय बता रहा है, कोई मुकम्मल पुस्तक इसकी पढ़ाई नहीं जाती है। यही कारण है कि आज प्रत्येक विद्वानों के बीच में अंतर आ जाता है। जो कुछ गिने चुने लोग हैं जो ज्योतिष कर रहे हैं, उन्हें कहीं अपने परिवारों से मिली है, स्टडी करने के बाद नहीं मिली। उनके बड़ों ने स्टडी की लेकिन उन्होंने स्टडी नहीं की, उन्होंने कुछ नुक्ते बता दिए, मात्र 10, 15, 20 नुक्ते लोगों के पास थे, वो उसको पूर्ण रूप से हम ज्योतिष का आनंद या फायदा नहीं पहुंचा सकते। लेकिन देखिए, हर आदमी की सोच अलग होती है, सबकी विद्या का जो विद्या अपनी ग्रहण करते हैं उनका भी अलग अलग अनुभव होता है। तो उसमें आप ये हम कैसे माने कि जो ये ज्योतिष बता रहा है वो बिल्कुल सच्चाई है? ये तो प्रैक्टिकल है, ये तो लोग बताएंगे कि सच्चाई है कि नहीं। ये तो आप ये चीजें तो जब आपको आराम होगा। अब आप कहने लगे कि मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, एमबीबीएस की डिग्री ले रहा हूँ, और ये जो डॉक्टर तैयार होने लग रहा है कि ये मुझे इंजेक्शन लगा भी देगा, नहीं लगाया, या डॉक्टर जो कर रहा है एमबीबीएस वो सोचने लगे कि क्या मैं इंजेक्शन लगाने सीख भी जाऊंगा कि नहीं सीख जाऊंगा। ये तो वो बात हो गई जो आप कह रहे हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहीं से कहीं तक भी
वैज्ञानिकता छिपी है। हमें कवर करने की आवश्यकता है, हमें पढ़ने की आवश्यकता है, उसमें से निकालने की आवश्यकता है, उस रिसर्च की आवश्यकता है। आज ज्योतिष को बदनाम करने में लगे हुए हैं। हमने देखा है कुछ किताबें, कुछ पॉकेट बुक्स माध्यम से पढ़ने के बाद में जो है कुछ प्रकाशक की किताबें हैं, उन्होंने अपने दिमाग की उपज करी और ज्योतिष लिख दी, जो कि उसमें कहीं से कहीं तक भी किसी किसी किताब में तो कोई से कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए लोग उसको ढोंग बताने लगे। अच्छा, सही मायने में ज्योतिष विज्ञान का जो ज्ञान है वो कहाँ से लिया जाना चाहिए? एक मुकम्मल यूनिवर्सिटी के माध्यम से। अभी जैसे कि मैंने बता रहा है कि अभी बड़ी रिसर्च की आवश्यकता है। अभी अभी यूनिवर्सिटियों में जैसे बनारस के अंदर है, बनारस के अंदर मैं भी कोर्स देख रहा था कि बीएससी में या बीए में उसमें फलित का कोर्स है, अलग ज्योतिष के अलग अलग भागों का कोर्स है। ज्योतिष ऐसे कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि कोई कहता है कि मैं ज्योतिष फलित कर रहा हूं जी, मैंने ज्योतिष फलित ले रखी है। कैसे कर लेंगे भैया? जब तक ज्योतिष का मैथ नहीं आपको आएगा, गणित नहीं आप करेंगे, कुंडली बनानी नहीं सीखेंगे, बेस नहीं आपका मजबूत होगा, तब तक आप फलित करने में बिल्कुल भी जीरो रहेंगे। क्या उसका कोई टाइम पीरियड होता है, कोई समय होता है? किस चीज का? ज्योतिष विद्या सीखने का? नहीं, ज्योतिष विद्या सीखने का कोई समय नहीं है। ज्योतिष विद्या ये गुप्त विद्याओं के अंदर आती है, एक मनोवैज्ञानिक दर्शन। एक्चुअली क्या है ज्योतिष? ज्योतिष खगोल का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, खगोल भूगोल, और हमारा इसमें थोड़ा सा दर्शन छिपा हुआ है। इसको सबको, गणित बहुत बड़ा है, ये मैं कह देता हूं कि गणित बहुत बड़ा है, समझने के लिए समय चाहिए, दिमाग चाहिए। क्योंकि हम मुकम्मल रूप से इसको पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आती है। अधूरा ज्ञान लिया और हमने देख लिया। कुछ लोग हैं गोचर से ही कर रहे हैं, कुछ लोग हैं दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा से ही कर रहे हैं। आज ज्योतिष कर रहे हैं, खड़वर्ग निकालने का कोई फार्मूला या निकाल ही नहीं सकते हैं। तो अधूरा ज्ञान लेकर के एक चीज से नहीं कर सकते। मुकम्मल रूप से शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद में यदि हम ज्योतिष करें तो बिल्कुल सत्यता से हम कर सकते हैं। हमारे पाठकों को क्या संदेश देना चाहिए आप? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि ज्योतिष एक विज्ञान है, इस पर विश्वास करके करें। वास्तव में ज्योतिष पढ़ने के लिए एक क्वालिटी की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है एक परमात्मा का, ज्योति प्लस ईश, यानी कि ईश्वर के बिना ये ज्ञान नहीं आता है, क्योंकि बड़ा है इसलिए नहीं आता है। जब ईश्वर की कृपा ही होती है तभी इसको सीख सकते हैं, नहीं तो अधूरा ज्ञान लेकर के भाग जाते हैं। कुंडली का अष्टम भाव होता है, अष्टम भाव में किसी गुरु, राहु, अकेला राहु भी ज्योतिष करा देता है, या सूर्य का कोई भी इन्वॉल्वमेंट हो, उसमें बैठे हुए हों या वो दृष्टि हो, तो हाँ तभी हम ज्योतिष सीख सकते हैं। जिनके खासकर जो ब्राह्मण परिवारों में जन्म जिन्होंने लिया है, उनको निश्चित रूप से, क्योंकि उनके लिए ही ये शिक्षा ज़्यादा सुटेबल होती है, इस शिक्षा का दुरुपयोग भी कर लिया जाता है, कर लेते हैं कुछ लोग जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। क्योंकि किसी की भी कुंडली देख करके हम ये देख सकते हैं कि इसका स्तर क्या है, इसका स्वभाव क्या है, इसमें क्या क्या कमी है। कभी कभी हमारे भाई विद्वान होने के बाद कि क्या करते हैं कि किसी भी परिवार को कोई भी कमी मिली, चाहे चरित्र से लेकर के मिली हो, चाहे अन्य चीज़ों से, उन्हें उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, बचना चाहिए। नहीं तो फिर यह कहना चाहता हूं कि ये विद्या ऐसी है, ये अर्श पे भी पहुंचा देती है और फर्श पे भी डाल देती है। धन्यवाद साथियों। मैं राजेंद्र करनाल, समाचार दर्पण न्यूज चैनल से। अभी हम ज्योतिष से संबंधित कुछ विषयों पर बातचीत कर रहे थे।
सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।